नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल बक जिसकी राइटर है मेहरुन निसा शामिर, उसकी ये चौथी एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चौथी एपिसोड को बगैर किसी देर के। अगली सुबह बहुत ही गर्म तुलू हुई थी। सूरज तो जैसे अपने तमाम हिसाब बेबाक करने को था। हाले अपने कमरे में खड़ी बाल ब्रश कर रही थी। उसने सफ़ेद लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद ही ट्राउज़र पहन रखा था, जबकि सब्ज़ दुपट्टा गले में झूल रहा था। से आंखों में हल्का सा काजल लगा के, पिंक लिप टिंट लगा के वो यूं ही जाने को तैयार थी जब मुलाजमा ने उसको दादा का पैगाम दिया। वो अपनी स्टडी में उसका इंतज़ार कर रहे थे। हाले ने सर हिला के मुलाजमा को जाने का इशारा किया और ख़ुद पे एक आखिरी नज़र डालती मुतमईन सी स्टडी की जानिब बढ़ गई थी। दादा जान की स्टडी हमेशा की तरह नफासत से सेट थी। तीनों दीवारों पे किताबों के बड़े बड़े रैक्स थे। न जाने कहाँ कहाँ से ये किताबें उन्होंने जमा की थी। उनमें से एक चौथाई हिस्सा हाले और सफ़ीर का दिया हुआ तोहफ़ा थी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, उसने सलाम में पहल की थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ, आप बताइए। वो अब भी दरवाजे पे ही खड़ी थी। मैं तुम्हें देख के ठीक हो गया। उनके लहजे में मोहब्बत थी, खालिस मोहब्बत। हाले को अपने रवैये पे बेख्तियार शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन डीठ बनी खड़ी रही। मेरे पास आके बैठोगी नहीं? मुझे कुछ काम है दादा, लेट हो रही हूँ। मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब तुम्हारे काम? नहीं, आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं, उसने सच बोला था। फिर ये तल क्यों मार रही हो मुझे? किस बात की सज़ा दे रही हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती दादा। आपसे ये दूरी मेरे लिए भी सज़ा से कम नहीं, लेकिन आगे जाके जो अजियत मिलेगी इसके मुकाबले में ये सज़ा बहुत कम है। कैसी सज़ा? मेरी ज़ात से भला कभी तुम्हें कोई अजियत मिल सकती है? ऐसा क्या है हाले जिसने तुम्हारे ज़हन में ये खन्नास भर दिया? तुम मुझसे खुल के बात करो। क्या वजह, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? क्यों मुझे चुप की मौत मार रही हो? आपसे मेरी 2 दिन की बेरुखी नहीं बर्दाश्त हो रही। और बच्चों, उनके बारे में कभी सोचा है जिनको इतने सालों से चुपकी मारे जा रहे हैं आप? ये तो उनका ज़र्फ है कि कभी उफ तक नहीं किया उन्होंने। आज आपको अंदाज़ा हुआ उनकी तकलीफ़ का। आप अपनी बेटी के खून के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं दादा जान? और अगर आप उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो कल मेरे साथ भी करेंगे। इससे बेहतर हम दोनों अभी से फासले रख लें, क्योंकि आपका तो नहीं पता, बाद में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। तुम उसकी वजह से मेरे साथ इस तरह का रवैया रखे हुए थी। तुम उसकी वजह से मुझसे फासला रख रही थी। उसने तुम्हें मुझसे दूर किया। मैं 2 दिन से तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ सुनने को बेताब हूँ। सोच सोच के मेरा जहन मफलूज हुआ जा रहा है कि ऐसा भी क्या हो गया कि तुमने मुझसे बात तक करनी छोड़ दी। और वजह वो महरमा वहाज है। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। हाले ने अफसोस से उनको देखा था। वो सिर्फ महरमा वहाज नहीं, महरमा नगीन भी है दादा जान। कभी तो ये वहाज नाम का ठप्पा उसके नाम से हटा के देखिए। वो आपकी नगीन का खून है। उसका हक है आपकी मोहब्बत पे। क्यों किसी का हक मार रहे हैं आप? एक बार, बस एक बार उनके सर पे हाथ रख दे, वो आपको मायूस कभी नहीं करेगी। वो वहाज नहीं बनेगी। वो अब उनके पास रखी कुर्सी पे आके बैठ गई थी। चल लम्हों तक वो कुछ बोल नहीं सके, और जब बोले तो उनका लहजा एक हारे हुए इंसान जैसा था। मैं उसको जब भी देखता हूँ मुझे वो नगीन याद आती है, जिसको मैंने वहाज की मार की वजह से अस्पताल के बिस्तर पे देखा था। उसके बाजुओं पे नील थे। हाले उसके हाथ इतने खुरदरे थे जैसे किसी मजदूर का हाथ हो। उसकी आंखें, पता है उसकी आंखों में कितना कर्ब था? वो बिल्कुल सुर्ख थी, जैसे पता नहीं कितनी रातों से सोई ना हो। उनकी आवाज़ कांपी थी, उनकी आंखें नम हो रही थी, लेकिन आज शायद वो बोलना चाहते थे। उसकी गर्दन पे जलने का दाग था, उसका पूरा मुंह सूजा हुआ था। मैंने शायद पहली बार उसको इतने गौर से देखा था। वो चेहरा, नगीन की वो हालत मेरी आंखों में हिफ्ज हो चुकी है। मैं इतने सालों में एक बार भी उस चेहरे को भूल नहीं पाया। वो मर गई, मैं उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। क्या तुम मेरी अजियत समझती हो? उन्होंने दान पे दान जमा के खुद को रोने से बाज रखा हुआ था। उनकी आंखों में बेपनाह अजियत थी। दादा जान, इन सब में आप ही का क्या कसूर? वो उनको इस हालत में नहीं देख पा रही थी, लेकिन अगर आज चुप रहती तो शायद कभी फिर बोल ना पाती। मेरा क्या कसूर है अगर मुझे उस पर प्यार नहीं आता? मेरा क्या कसूर है अगर तुम्हें देख के मेरी रूह तक सरशार हो जाती है? और जब जब उसको देखता हूँ मेरा खून खौलता है। मुझे लगता है किसी ने मेरे दिल पे पैर रख दिया हो। कभी उससे नगीन की खुशबू नहीं आई मुझे। वो मेरे लिए कुछ नहीं है सिवाय एक अजियत के। मैं उसको क्यों देखूं? जब मैं नगीन को आखिरी बार नहीं दे सका तो उसकी औलाद को क्यों देखूं? हाले एक दुख मुझे नगीन की जुदाई ने दिया, दूसरा अगर तुम देना चाहती हो तो ठीक है। यूसुफ सुल्तान हाजिर है, बताओ क्या सज़ा है मेरी तुमसे मोहब्बत करने की? बोलो ना हाले, एक ही बार मार दो मुझे। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठी थी और यूसुफ सुल्तान के सीने से लग गई थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो अपने दादा को इस हालत में नहीं देख सकती थी। अगर महर के नसीब में उसके नाना की शफकत और मोहब्बत थी तो वो उसको मिल जाएगी, लेकिन वो अब अपने दादा जान को कोई दुख नहीं देगी। उसने फैसला कर लिया था।
आई एम सॉरी दादा जान, मुझे आपसे ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। आई लव यू। मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊँगी, आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी। वो रोते हुए दादा जान के सीने से लगी कह जा रही थी। दादा जान ने चल हमें उसको महसूस किया था, एक सुकून था जो उन्होंने अपनी रगों में उतरता महसूस किया था। बस मेरा बेटा, अब बस कर दो, इतना मत रो हाले बेटा, बस चंद लम्हे बाद वो उसके सर को चूमते मोहब्बत से कह रहे थे, लेकिन वो टच से मस ना हुई। अरे नहीं, ज़रा देखो तो, तुम्हारा मेकअप ख़राब हो गया है। उन्होंने अपना आखिरी हरबा आजमाया था। अल्लाह अल्लाह, क्या वाकई? उसने झटके से सर उठाया था। उफ, आपने इमोशनल कर दिया। मैं इसको फिक्स करने जा रही हूँ। क्या ज़्यादा ही फैल गया काजल? उसने जाते जाते मुड़ के देखा था। नहीं, इतना भी नहीं, तुम तो हर हाल में हसीन ही, बिल्कुल नगीन की तरह। हाले ने बस मुस्कुरा के उनको देखा था और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गए, लेकिन सामने खड़े वजूद को देखकर बुरी तरह टटकी थी। बच्चों, आप कब आई यहाँ? वो अपनी हैरत छुपाती मुश्किल बोली थी। नरगिस ने कहा था, अब्बा ने कहा है मैं कॉफ़ी लेकर स्टडी के दरवाजे पे खड़ी रहूं जब तक तुम और अब्बा अंदर हो। जब तुम जाओगी तब वो मुझे अंदर बुला लेंगे। हाले उन्होंने नहीं बुलाया यार। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखें सुर्ख थी, पपूटे सूजे हुए थे। ट्रे में रखे कॉफ़ी के मग अपनी बेकदरी पे मातम कुना थे। आपने कुछ सुना है? क्या उसको ये पूछने की ज़रूरत थी? मुझे इसीलिए तो बुलाया गया था हाले, वो चाहते ही यहीं थे कि मैं सब कुछ सुनूं। उन्होंने मुझे इसीलिए बुलाया था ताकि मुझे याद दिला सके कि मैं किसकी औलाद हूँ, मेरा खून कौन सा है। मैं उस शख्स की बेटी हूँ जिसने अब्बा की महबूब औलाद को तकलीफ़ दी थी। मेरा ये गुनाह नहीं माफ़ हो सकता, चाहे मैं नमाज़ें पढ़ूँ, तहज्जुद अदा करूँ या ज़मज़म से धुल के आ जाऊँ। मेरा खून नहीं बदल सकता। मैं न जाने किस गुमान में जी रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हाले कुछ ठीक नहीं होगा। आज मुझे यकीन हो गया है, मैं हमेशा बाप की मोहब्बत के लिए तरसूंगी। मैं कभी अब्बा की मोहब्बत नहीं हासिल कर सकूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरे बख्त में नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं नहीं लड़ सकती। उसके आंसू मतवातर बह रहे थे। हाले के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो इस सब को फिक्स करना चाह रही थी, लेकिन ये मसला तो मज़ीद बिगड़ गया था। वो अभी आपको बुला लेंगे। आपको गलत लगता है कि उन्होंने आपको ये सब सुनने को बुलाया था? उसने तसल्ली देनी चाहिए थी। हाले, इन मग्ज़ में देखो क्या है। उसने एक बेतुका सवाल किया था। कॉफ़ी है बच्चों, मैं देख चुकी हूँ। ब्लैक कॉफ़ी है ये, और अब्बा को इससे सख्त चिढ़ है। वो मुझे कभी नहीं बुलाएंगे हाले, कभी नहीं, कम अज़ कम इस ज़िंदगी में तो कभी नहीं। वो दुख से कहती ट्रे उसी तरह उठाए जाने को मुड़ गई थी। पीछे हाले ने अफसोस से उसको देखा था। सब उसकी वजह से हुआ था। पछतावा बहुत शदीद था। वो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने चेहरे को मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रही थी। कभी चेहरा दाएं मोड़ती तो कभी बाएं, कभी चेहरे को ऊपर उठाकर अपनी गर्दन पे हाथ को हाथ से छूती तो कभी आंख के नीचे पड़ने वाले हल्कों को उंगलियों के पूरों से महसूस करती। उनकी ये कार्रवाई पिछले आधे घंटे से जारी थी। शम सामने सोफे पे किसी फाइल को देखते हुए बैठे, कई बार उनको भी देख चुके थे। अब उनकी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। फरवा बस भी कर दो, आधा घंटा हो गया तुम्हें यहाँ बैठे हुए। ऐसा भी क्या नया है तुम्हारे चेहरे में जिसको तुम देखे ही जा रही हो? मुझे लग रहा है मेरे हल्के बढ़ते जा रहे हैं, और ये थोड़ी को देखो गौर से, यहाँ से स्किन लटकने लग गई है, देखो ज़रा। वो अब उनकी तरफ घूम गई थी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तुम्हें तो ख्वामख्वाह का वहम होता रहता है। पिछले महीने ही तो सर्जरी करवाई थी तुमने, अब ये नया शोशा। वो सख्त बेजार नज़र आते थे। मुझे पता है तुम्हें जो तकलीफ़ उठ रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुमसे पैसे नहीं लूँगी मैं। मेरा बेटा आ गया अब। तुम अपने बाप और भाई की खैरात अपने पास रखो। वो अब दोबारा आईने की तरफ मतवज्जे हो चुकी थी। जिसे तुम खैरात कह रही हो वो मेरे खून पसीने की कमाई है। वो मैं कमाता हूँ, मेरा बेटा कमाता है। ना मैं भाई से मांग कर खाता हूँ, ना बाबा से दिन रात गधों की तरह काम करता हूँ मैं। और उसी काम की वजह से तुम ये हर आए दिन सर्जरी और पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट करवा रही होती हो। अच्छा, इतने ही काबिल हो तो आज तक क्यों नहीं मिला तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी? वो तो आज तक भाई साहब के पास है। एक छोटे से छोटे काम के लिए तुम्हें क्यों इजाज़त लेनी पड़ती है? क्या तुम अपनी मर्ज़ी से कंपनी का कार्ड भी नहीं बदल सकते हो? तुम्हें तो इसके लिए भी भाई साहब की इजाज़त दरकार होगी। क्यों? सही कहा ना? वो अंदर तक झुलसा देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली थी। अगर तुम्हें याद हो तो कुछ अरसा कबल बाबा ने पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दिया था। उन्होंने अपना दफ़ा किया था। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? वो सोचने की अदाकारी करने लगी। ओह हाँ, याद आ गया मुझे। बिल्कुल तुम्हें ये पावर मिली थी, लेकिन 2 महीने बाद ही बाबा ने तुम्हें जलील करके ये पावर फिर से तुम्हारे भाई को दे दी थी। और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हारी ये गलत डील की वजह से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। बाबा तो तुम्हें कंपनी में घुसने भी नहीं देना चाहते थे। और तब किसने बचाया तुम्हें? किसने बचाई तुम्हारी साख? मैंने। मेरे इस अजीम दिमाग ने, मेरी अक्ल ने बचाया तुम्हें। मैंने वो सारी बात मेरे बेटे के सर डाल दी थी, और वो ये मानने
पे मजबूर हो गया कि ये उसने किया है। उसने बाबा के सामने कबूल किया कि ये उसकी गलती थी और सफ़ीर को तो यूसुफ साहब का कत्ल भी माफ़ है। मैंने और मेरे बेटे ने बचाया है तुम्हें। वो अपने सीने पे उंगली से दस्तक देती कह रही थी। इसलिए अब तुम अपनी काबिलियत के किस्से मुझे तो मत ही सुनाओ शम्स सुल्तान, वो नखवत से कहती रुख मोड़ गई थी, जबकि शम्स चंद लम्हे बेबसी और खफत से उनको देखते रहे और फिर सर झटक कर एक बार फिर उसी फाइल की वर्करदानी में मसरूफ़ हो चुके थे। उनकी आंखें फाइल पे जमी थी, लेकिन दिमाग वो कहाँ था। वो कहीं घंटों से गैर मरई नुक्ते पे नज़रें जमाए बैठा था। जब से हाले गई थी उसको किसी पल चैन नहीं था। सोच सोच के उसका दिमाग फट रहा था। वो किस तरह उसके बगैर रहेगा। कल तक आले दुनिया थी, आज वो एक शराब बन गई थी जिसके पीछे हारून ने अपनी ज़िंदगी दाव लगा दी थी। उसकी ज़िंदगी तो हाले से शुरू होती थी और हाले पे ख़त्म होती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सारे प्लान्स तो हाले के साथ बनते थे। दिन उसके साथ तुलू होके उसी के साथ गरूब होता था। एकदम सारी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी। उसके पास करने को कोई काम था, न जाने को कोई जगह। क्या वाकई उसने खुद को वेस्ट कर दिया था? क्या उसने हाले के अलावा दुनिया में कुछ और देखा ही नहीं था? और अगर ऐसा नहीं था तो उसको चैन क्यों नहीं आ रहा था? जो आईना उसने कल देखा था उसमें नज़र आने वाले अपने अक्स से वो नज़रें चुरा रहा था। वो अपनी सोचों में गर्क था जब शाहिद कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर आ गए और आके उसके पास बैठ गए। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ पापा, वो बदिक्कत बोल पाया। बाहर चलें कहीं, तुम में नवाल एक फैमिली की तरह। वो उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कह रहे थे। दिल नहीं चाह रहा, वो बेदिली से बोला था। हाले से मिलने चले जाओ या उसको यहाँ बुला लो। मैं फ़िलहाल उसका सामना नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। हाँ, मैं कल जो फ़ैसला कर चुका हूँ इस पे कायम रहूँगा, लेकिन मुझे डर है कि उसके सामने मैं अपना ज़ब्त खो दूँगा। अभी मुझे अपनी ज़ात पे बहुत काम करना है। मैंने वक़ार रख तो लिया, लेकिन मेरी तकलीफ़ अभी शुरू हुई है। कुछ वक्त लगेगा मुझे खुद को संभालने में। कल तो तुम और कुछ और कह रहे थे। पापा, मेरी बीमारी बड़ी है, उसका इलाज वक्त मांगेगा। ये बचपन से मेरे वजूद को खोखला कर रही है। मेरी ज़िंदगी से सारे रंग चूस लिए हैं इसने। मेरा सब कुछ सिर्फ एक वजूद से जोड़ दिया है। वो चाहे तो हंसूं, वो कहे तो रोऊं। भीख मांगते मांगते मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब खुद को खो दिया, कब अपनी इज्जत करनी छोड़ दी, कब अपनी खुशी को किसी से मंसूब कर लिया। कुछ नहीं पता मुझे। ये मेरा डार्क फेज़ है, मुझे इससे निकलना है। कैसे, मैं नहीं जानता। हाले को मेरा रोग नहीं बनाना पप्पा, उसको मोहब्बत ही रहना होगा। वो मेरे लिए नहीं बनी, वो मेरी नहीं हो सकती। ये बात मेरे दिल को खा रही है। मेरे पास तो बस वही थी। मैं उसके अलावा क्या करूं, क्या सोचूं, मैं समझ नहीं पा रहा। इतने साल उसको अपना समझकर जीता रहा हूं, एक दिन मैं कैसे भुलाऊं। वो अपनी कनपट्टी को सहलाता कर्ब से कह रहा था। हारून, मत दो इतनी बड़ी कुर्बानी। जब बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे, एक दो दिन की बात नहीं है, ये सारी ज़िंदगी का सवाल है। तुम उसके बगैर एक पल नहीं रह सकते और अब तुम इतना बड़ा फैसला कर रहे हो। क्यों खुद पे जुल्म करते हो? तुम नहीं हो इतने मजबूत। मत आजमाओ खुद को हारून। नहीं लो अपने सब्र का इम्तिहान। तुम उसको नहीं भूल सकते। अगर मेरी जगह रुस्तुम होता तो क्या आप उसको भी यही कहते? वो उनकी आंखों में देखकर सवाल कर रहा था। ये सवाल नहीं, खंजर था जो इस वक्त शाहिद हुसैन के सीने को चीर गया था। आज इतने सालों बाद पहली दफ़ा हारून ने अपनी ज़बान से रुस्तम का नाम लिया था। वो दोनों बेटे उनके दो बाजू थे। आज उन्होंने एक बाजू के कटने की तकलीफ़ एक बार फिर महसूस की थी। वो बगैर कुछ कहे जाने को उठ खड़े हुए थे। वो अभी दरवाजे की चौखट पे थे जब उनको हारून की आवाज़ ने रोक लिया। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। क्या नहीं था उस आवाज़ में? दुख, शर्मिंदगी, पछतावा। वो मुड़े नहीं। और 14 साल बाद आज हारून ने इस बारे में बात की थी, जिस बारे में बात करने से वो इसलिए डरता था कि कहीं उसके प्यारे उससे नाराज़ होकर उसको गलत समझकर उसको छोड़ ना दे। लेकिन आज वो खौफ नहीं था। क्या वो वाकई ठीक होना चाहता था? सफ़ीर को इस्लामाबाद से आए 10 दिन हो गए थे। वो सुबह में ऑफिस चला जाता, उसकी वापसी देर से ही होती। इन दिनों वो हाले के साथ भी वक्त नहीं गुजार पा रहा था। काम का बोझ उसको हल्कान किए दे रहा था, लेकिन वो फिर भी दिन में चंद मिनट के लिए उसको कॉल कर लेता था। हाले भी ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी जा रही, क्योंकि हारून ने फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ना जाने की कसम खा रखी थी। उस दिन के बाद हाले उससे मिलने भी नहीं गई थी। दोनों एक दूसरे से कतराते फिर रहे थे। एक अनदेखी सी दीवार थी जो उन दोनों के दरमियान हायल थी, लेकिन हाले ने सोच लिया था आज वो उसको लेकर किसी अच्छी जगह खाना खाने जाएगी। इसलिए उसने हारून को कॉल करने का इरादा किया। उसकी छुट्टी होने में अभी 15 मिनट थे। कॉल जा रही थी। हारून अपने कमरे की बालकनी में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था, लेकिन ये कहना बेहतर होगा किताब देख रहा था, क्योंकि किताब में लिखा एक भी लफ्ज़ उसकी याददाश्त का हिस्सा नहीं बन रहा था। उसका दिमाग कहीं दूर ही था। जब उसने स्क्रीन पे हाले का नाम चमकते देखा, वो चंद लम्हे सांस रोक के पलके झपकाए, साथ के साथ स्क्रीन को देखे गया। चंद लम्हे मजीद सिर
सिर के मोबाइल बज कर बंद हो चुका था। कॉल कट चुकी थी। उसने झपट के मोबाइल को उठाया था। उसने क्यों नहीं उठाई कॉल? उफ, क्या वो दोबारा कॉल करेगी? और अगर नहीं की तो? इतने में मोबाइल एक बार फिर थरथराया था। हारून ने 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर कॉल पिक की थी। हेलो हारी, कैसे हो? फ़ोन स्पीकर में उसकी चहकती हुई सी आवाज़ सुनाई दी थी। हारून ने सुकून से आंखें मूंद ली थी। कितने दिनों बाद ये मेहरबान आवाज़ सुनी थी। दिल पे जैसे ठंडी सी फुहार पड़ी थी। हारी, आवाज़ आ रही है, तुम सुन रहे हो? कुछ बोलो भी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। उसके अलग से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली थी। मैं यूनी में हूँ, तुम आ सकते हो मुझे पिक करने? हारून ने सर बालकनी के ग्रिल के साथ सर टिका दिया था। आंखें हनूस मूंद रखी थी। शायद वो इस आवाज़ को मुकम्मल यकसुई के साथ सुनना चाहता था। हारून, कुछ बोलोगे भी? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दो। वो अब ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली थी। 10 मिनट तक आ रहा हूँ मैं। वो उसी तरह आंखें मूंदे हल्का सा बुड़बड़ाया था और साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। हाँ, वो ठीक होना चाहता था, लेकिन कोई भी मर्ज हाथ से खींचकर नाखूनों से नोचकर नहीं निकाला जा सकता। हर इलाज वक्त मांगता है, रोज़ाना का डोज मांगता है। किसी भी बीमारी को एक दिन में नहीं निकाला जा सकता, और इस बीमारी से मुंह मोड़कर तो हरगिज़ नहीं। अगर उसको ठीक होना था तो उसे अपनी बीमारी को सामने बिठाना था। उसको कहना था कि वो अब उसको मज़ीद हॉन्ट नहीं कर सकती, अब मज़ीद उसको झुका नहीं सकती। अब उसको ख़त्म होना होगा, क्योंकि अब उसका जिस्म इस बीमारी से तंग आ गया है। उसके जिस्म को सुकून चाहिए, आज़ादी चाहिए, और ये हक़ क्या उसका? वो हाले से मिलेगा, क्योंकि बीमारी हाले नहीं है, बीमारी उसके दिमाग में है। हाले तो दिल है। ये सुल्तान मंजिल के लाउंज का मंजर था, जहाँ हसीना बेगम सिंगल सोफे पे बैठी थी और मेहरमा उनके कदमों में बैठी थी। वो उसके सर में तेल से मालिश कर रही थी, साथ ही हाले को गायबाना सलवातें सुना रही थी। ना तुम मुझे ये बता दो बस कि कौन सी लड़कियां आए रोज़ बाहर का खाना खाती हैं, जो मेरी इस नालायक औलाद को घर में चैन ही नहीं आता। कैसे कैसे खाने बनाती हूँ मैं, लेकिन मजाल है जो ये लड़की घर का खाना चख भी ले। मामा, उसको पसंद है, आप क्यों बिला वजह उसके पीछे लगी रहती है? खाने देना उसको जो दिल करता है। मोटी होती जा रही है वो, देखा है तुमने उसको कभी गौर से? अरे, घर का खाना अपनी निगरानी में बनवाती हूँ मैं, और ये होटलों का खाना एक तो इतना ऑयली, ऊपर से पता नहीं सब्जी और गोश्त धोकर भी इस्तेमाल करते हैं या नहीं। वो सख्त खफा थी। मामा, आप टेंशन क्यों लेती हैं? वो हाले है, कम अज़ कम वो इस मामले में बेस्ट है। आप सब्ज़ी और गोश्त ना धुलने की बात करती हैं, लेकिन अगर खाने में नमक का एक दाना या फिर ज़रा सी भी मिर्च कम या ज़्यादा हो, उससे नहीं बच सकता। क्या क्या पिछला हफ्ता भूल गई हैं आप, जब नरगिस ने चिकन धोए बगैर वाइट कढ़ाई बनाई थी, और फिर एक नवाला लेते ही हाले ने कह दिया था चिकन सही धुला नहीं है, और वही हुआ। नरगिस ने वाकई नहीं धोया था। मामा, वो खाने के म्यार पे समझौता नहीं कर सकती, लिखवा लें। महर ने तफसील से जवाब दिया था। कहती तो ठीक हो, बड़ी ही काया है। कल मुझे कहती है कि आपसे सारी दुनिया के खाने बनवा लो, लेकिन आप रोटी नहीं बना सकती। आप उसके किनारे मोटे और कच्चे कर देती हैं। अच्छा, फिर क्या कहा आपने? महर दिलचस्पी से पूछा था। क्या कहना था? मैंने उठाया जूता और भाग गई कमबख्त। वैसे एक बात है, कहती तो वो भी ठीक है। मेरी पुप्पो मरहूम भी जब अब्बा से मिलने गांव से शहर आती थी, तो अगर कभी भी मैं उनके लिए रोटी बनाती, वो फ़ौरन समझ जाती और कहती थी, हसीना, अल्लाह दुश्मन को भी तेरे हाथ की बनी रोटी ना खिलाए। वो महर के कान के पास झुकी सरगोशी नुमा आवाज़ में कह रही थी। कुछ भी हो, मुझे तो आपके हाथ की रोटी बहुत पसंद है, महरमा मोहब्बत से कह रही थी। भला कोई तुम्हारे जैसा हो सकता है क्या? तुम तो जान हो मेरी। अच्छा ये बताओ, ये हारून भैया उसके साथ गया है ना? जी मामा, मुझे तो यही कह रही थी कि हारून उसको पिक कर लेगा, फिर वापसी पे ड्रॉप भी कर देगा। आज आ लेने दो उसको। ये हारून वाला किस्सा भी ज़रा ख़त्म करूं। अब तो शाहिद ने बाकायदा रिश्ता डाला है। अब क्या अच्छा लगता है दोनों का साथ घूमना फिरना। आज शाम नवाल को चाय पे बुला रखा है मैंने इसी सिलसिले में, और ये बीबी अब तक इसके साथ सड़कें नाप रही हैं। पागल कर देगी मुझे ये लड़की, किसी की नहीं सुनती। हसीना आज सख्त गुस्से में थी। वाह भाभी वाह, बड़ी बेटी की तो अभी बात भी पक्की नहीं हुई और छोटी के ससुरालियों को बुला लिया। आपके भी अपने ही असूल हैं। फरवा ने लाउंज में कदम दाखिल होते ही अपनी ज़बान के जौहर दिखाए थे। महर, तुम जाओ बेटा अपने कमरे में, हाले को कॉल करके घर आने का बोलो। उन्होंने फरवा की बात का जवाब दिए बगैर नरमी से महरमा से कहा था। वो खुद भी इस सारे मंजर में खुद को मिसफिट महसूस कर रही थी, तभी जल्दी जल्दी उठकर वहाँ से निकल गई थी। फरवा, तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला कि कौन सी बात बच्चों के सामने करनी है और कौन सी नहीं। रही बात रिश्ते की, तो शाहिद और नवाल 2 बार मुझसे और मेराज से हाले की बात कर चुके हैं, और रही बात महर की, तो उसके लिए मेरी कज़न के बेटे इकराम का प्रपोज़ल आया। 2 महीने हुए हैं, जर्मनी से वापस आया है। कल ही बात की है रज़िया ने मुझसे। बाबा और मेराज से बात करके इसी हफ्ते बुला लूँगी उनको भी। तुम क्यों परेशान होती हो? वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बता रही थी, लेकिन फरवा का दिमाग भग से उड़ा था।
क्या मतलब है आपका महर के लिए? आप सफ़ीर के अलावा किसी और का सोच भी कैसे सकती हैं? महर मेरी बहू बनेगी, ये तो तय है बचपन से। आप अभी मना करें रज़िया आपा को, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अच्छा महर तुम्हारी बहू बनेगी, और ये किसने तय किया? मैंने आपसे बात करने वाली थी भाभी, मैं बस सफ़ीर के सेटल होने के इंतज़ार में थी। सफ़ीर को अपने दादा का बिजनेस संभालते हुए 6 साल हो गए। फरवा अब तक वो सेटल नहीं हुआ, 30 साल का हो गया वो। इन 30 सालों में तुमने एक बार भी सफ़ीर के लिए महर का हाथ मांगा है? तुम्हें लगता है मेरी महर कोई गिरी पड़ी है जिसको मैं तुम्हारे बेटे के इंतज़ार में बिठा दूँ? मेरी बेटी 28 साल की होने वाली है, और कितना इंतज़ार करूँ मैं? मैंने फ़ैसला कर लिया, महर की शादी इकराम से होगी बस। सिर्फ 2 दिन का वक्त दे दें मुझे, इतना तो कर ही सकती हैं आप। क्या सफ़ीर सिर्फ मेरा बेटा है? आपका कुछ नहीं लगता? आप भूल गई हैं शायद, मुझे मम्मी कहने से पहले उसने आपको अम्मी बुलाया था। आप ये करेंगी उसके साथ? हाँ ठीक है, मैंने वक्त ज़ाया किया, लेकिन बस 2 दिन, और सफ़ीर की खातिर इतना तो कर सकती। सफ़ीर मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज़ है फरवा, लेकिन आज तक उसने कभी महर के लिए इंटरेस्ट शो नहीं किया। कम अज़ कम मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। दूसरी तरफ हारून है, 3 बार उसके वालिदैन मुझसे हाले के हवाले से बात कर चुके हैं, वो भी हारून की ख्वाहिश पे। और सफ़ीर, क्या उसने कभी तुमसे महर के बारे में बात की है? मेरी बेटी मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। मैं उसकी उम्र सफ़ीर के आसरे में ज़ाया नहीं करूँगी। उनका लहजा बेलचक था। फरवा चंद सानिये खामोश रही। ना वो हसीना को मजबूर कर सकती थी और ना ही इमोशनली ब्लैकमेल। ऐसी क्या चीज़ थी, कौन सा आखिरी पत्ता था जिसको वो फेंके तो बाजी उनकी हो जाए? क्या अब भी कोई चाल बाकी थी? और फिर अचानक कुछ याद आने पे उनकी आंखें चमकी थी। ये बाजी अब भी उनकी थी। आप हाले की शादी तो उसकी पसंद से करवा रही हैं, लेकिन महर इससे कभी पूछा भी है कि वो सफ़ीर के अलावा किसी से शादी करेगी? क्या महर की आंखों को कभी पढ़ा है? उनमें सफ़ीर का अक्स नहीं दिखता आपको? आप हाले के दिल का हाल जान सकती हैं क्योंकि वो आपके वजूद का हिस्सा, आपकी सगी औलाद है, लेकिन आप महर के दिल का हाल नहीं जान सकती क्योंकि आप उसकी माँ नहीं हैं। वो आपके वजूद का हिस्सा नहीं है, आप उस पर जुल्म कर सकती हैं भाभी, क्योंकि उसकी तकलीफ़ उसकी माँ ही महसूस कर सकती है। आज मुझे पता चल गया है कि किसी को बेटी कहने से कोई बेटी बन नहीं जाती। महर को अपनी मोहब्बत खोनी पड़ेगी, और वजह आप होंगी। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो ऐसा कभी ना होता। खैर आप बुला लें रज़िया आपा को, मैं तैयारी कर लूँगी। हसीना के कांटों तो लहू नहीं बदन में, वो अपनी जगह पे बर्फ़ हो चुकी थी। वो बिल्कुल साकित सी बैठी फरवा की बातें सुन रही थी। उनके दिल में एक दर्द सा उठा था, उनकी आंखों में एक ज़ख्मी सा तासुर उभरा था। फरवा तुम बात कर लो सफ़ीर से, इसी महीने महर और सफ़ीर की रस्म करना चाहती हूँ मैं। अब मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और एक बात और, महर की माँ नहीं मरी, मैं हूँ उसकी माँ। वो नहीं खोएगी अपनी मोहब्बत, मैं उसको वो सब दूंगी जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। वो रंधी हुई आवाज़ में कह रही थी। जैसा आप चाहें भाभी, मैं आज ही बात करूँगी सफ़ीर से, आप तसल्ली रखिए। उनका तीर निशाने पे लगा था। उन्होंने हसीना की दुखती रग पे हाथ रखा था। फरवा ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने हसीना के गिल्ट को हवा दी थी। जो काम कोई दलील, कोई मजबूरी, कोई मोहब्बत, कोई धमकी नहीं करवा सकती, वो काम गिल्ट करवा सकता है। वो यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ी थी जब वो हारून की गाड़ी उसके सामने आन खड़ी हुई। अभी वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठती कि उसने सफ़ीर की स्याह ऑडी को हारून की गाड़ी के बिल्कुल करीब रुकते देखा। वो दोनों एक साथ बाहर निकले थे। हाले ने अचंभे से अपने सामने खड़े सफ़ीर को देखा, जबकि हारून सफ़ीर को देखकर हारून के कदम थमे थे। वो अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा हो गया था, आगे नहीं आया था। आप यहाँ कैसे? मुझे बताया क्यों नहीं? हाले हैरत से पूछ रही थी। तुम्हें लेने आया हूँ, सरप्राइज़ देना चाहता था इसलिए नहीं बताया। उसने हारून को देख लिया था, तभी नॉर्मल से लहजे में बोल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे बरहमी वाज़े थी। लेकिन मैंने तो हारून को बुलाया है, वो मुझे लेने आया। आपको आना था तो मुझे बता देते। खैर अब तो मैं हारून के साथ लंच करने जा रही हूँ, अगर आप बिज़ी नहीं हैं तो आप भी ज्वाइन करें हमें, वो खुशदिली से ऑफ़र कर रही थी। हारून की नज़रें अपने जोकर्स पे जमी थी। उसने एक बार भी नज़र उठाकर उन दोनों में से किसी को नहीं देखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूं? मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम मेरे साथ जाने से इनकार कर रही हो? क्या ये कहना चाह रही हो तुम? हारून की वजह से मुझे वापस भेज दोगी तुम? सफ़ीर के तासुरात सख्त हो चुके थे। आप बात को बढ़ा रहे हैं। आप अगर आने से पहले मुझे बता देते तो मैं हारून को कॉल ना करती। वो मेरे बुलाने पे यहाँ आया है, मैं उसको कैसे वापस भेज दूँ? और आपके साथ चली जाऊँ तो मैं चला जाऊँ, तुम नहीं जाओगी मेरे साथ, इनकार करोगी मुझे? तुम्हें वो ज़्यादा अजीज़ है? मुझे मेरी कमिटमेंट ज़्यादा अजीज़ है, जो कि मैं हारून के साथ कर चुकी हूँ। जो इंसान अपनी कमिटमेंट पे कायम नहीं रहता, जो बात करके मुकर जाए, ऐसा शख्स अपनी इज़्ज़त नहीं करता, और जो अपनी इज़्ज़त नहीं करता लोग उसकी इज़्ज़त नहीं करते। इसलिए मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देती हुई बोली थी। क्या होगा अगर वो यहाँ से चला जाएगा? ये इतनी बड़ी बात नहीं है हाले, तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो। अब वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोला था।
तमाशा मत बनाइए सफ़ीर, मुझ पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, सुना आपने? अब जा सकते हैं आप। वो अब दबा दबा सा चिल्लाई थी। आसपास से गुजरते स्टूडेंट्स उनको देख रहे थे, चहमगोइयाँ होने लगी थी। अभी सफ़ीर कुछ कहता कि हारून ने करीब आकर हाले को कूहनी से पकड़ा था और अपना रुख सफ़ीर की जानिब करके बोला था, ये तुम्हारे ही साथ जाएगी। मुझे किसी दोस्त की कॉल आ गई है, मुझे वहाँ जाना है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं ज़रा उससे एक बात कर लूँ, फिर आती है। ये भी ओके, वो मतवाज़िन लहजे में कहता। सफ़ीर को जहर लगा था। सफ़ीर खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ गया था। तुम इस वक्त उसके साथ जाओ, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। प्लीज़, सब देख रहे हैं, इस वक्त तमाशा न लगाओ। बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों। मैं नहीं जाऊंगी, गुलाम नहीं हूँ मैं इनकी, वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली थी। हाले, मेरी खातिर इस वक्त चली जाओ, देखो सब देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हाले ने तंदही से उसको घूरा था। जहन्नुम में जाओ तुम हारून, वो बुड़बड़ाती हुई सफ़ीर की गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। उसने बैठते दरवाज़ा ठां की आवाज़ से बंद किया था। हारून गहरी सांस भर के रह गया था। वो उन दोनों के दरमियान किसी भी किस्म के इख्तलाफ की वजह नहीं बनना चाहता था। उसके गाड़ी में बैठते ही सफ़ीर गाड़ी जन से भगा ले गया था। वो उसके साथ आ तो गई थी, लेकिन मुँह से एक भी लफ्ज़ ना बोलने की गोया कसम खा रखी थी। सफ़ीर ने कई बार उसको मुखातिब करना चाहा, लेकिन जवाब न दार। हाले में पहले ही परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे मज़ीद तंग ना करो। मैं 3 बार सॉरी कर चुका हूँ, अब बस भी कर दो। मैं किसी और बात पे गुस्सा था तो मुझ पे उतारेंगे आप अपना गुस्सा? क्यों, क्या गुलाम हूँ आपकी? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो मर्द की हर गलत बात इसलिए बर्दाश्त कर ले क्योंकि वो गुस्से में है। आज आप चीख रहे हैं मुझ पे, कल को हाथ भी उठा सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप गुस्से में हैं। आप अपना गुस्सा मुझ पे नहीं उतार सकते सफ़ीर, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी ये। वो जैसे फट पड़ी थी। यार, मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन वहाँ हारून को देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्योंकि आपको जेलस फील हुआ होगा, या फिर आपको ये लगा कि मैं आपकी मलकियत हूँ और अब मैं किसी और मर्द के साथ कैसे घूम सकती हूँ, क्योंकि हैं तो आप ही वही मशरकी मर्द ना। क्यों, यही हुआ होगा ना? वो उसकी बात काटकर गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए बोलती ही चली गई। सफ़ी ने गाड़ी एक जगह रोक दी थी और अपना रुख उसकी तरफ मोड़कर वो हाले की आंखों में देखता हुआ कहने लगा, क्योंकि हारून की माँ आज शाम तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रही है। हाँ, मैं मशरकी मर्द हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे और हारून के ताल्लुक़ को अच्छी तरह जानता हूँ। और रही बात मलकियत की, तो तुम एक जीती जागती इंसानों के रोबोट नहीं जो मेरी मर्ज़ी पे चलेगा। वो ऐसे ठंडे लहजे में कह रहा था कि हाले को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी महसूस हुई। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा रिश्ता ला रही है ना, आपको तो कुछ नहीं कह रही। उसका रंग फीका पड़ गया था, लेकिन फिर भी गर्दन कड़ा कर बोली थी, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये है मेरा मसला। लेकिन मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो। क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? वो ज़ख्मी लहजे में बोल रहा था। उसकी बुरी आंखों में तकलीफ़ थी। हाले को बेख्तियार मलाल हुआ था। सफ़ीर, मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह चीख चिल्ला नहीं सकती। आप मुझे बाबा के पास कोर्ट ले जाइए, आज ये मसला हल करके ही आऊँगी। उसने सारी जमा तफरीक कर ली थी और अब कदर बेहतर महसूस कर रही थी। ताबू के पास क्या करने जाओगी तुम? और वैसे भी वहाँ मर्दों का एक हजूम होता है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जाऊँगा। उनको कॉल करो और घर आने का बोलो, या फिर किसी रेस्टोरेंट बुलाओ उनको। वो अब गाड़ी स्टार्ट करता हुआ कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ और कह रहे थे आप, और अब आपको कोर्ट के मर्द बुरे लग रहे हैं। वो अब उसको तंग कर रही थी। हाँ, तो इतना भी बेगैरत नहीं हुआ मैं। हारून की बात अलग है, वो फैमिली है, और कोर्ट कचहरियों का किसको नहीं पता। हर तरह के मर्द होते हैं वहाँ, गुंडे, मवाली, कातिल, रेपिस्ट। कम से कम अपने घर की लड़की को तो मैं वहाँ लेकर जाने से रहा। वो चेहरे के जाविये बिगाड़ कर बोला था, अच्छा मैं बाबा को कॉल करती हूँ, वो आज ममानी को आने से मना कर देंगे और मैं रात तक बाबा से बात कर लूँगी आपके बारे में। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, आप परेशान ना हो। वो अपनायत से बोल रही थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वो बुड़बड़ाया था। हाले ने सर सीट की पुश से टिका दिया था। उसे अभी बहुत कुछ सोचना था। गर्मी अपने जौबन पे थी। नफीसा के घर के छोटे से बागीचे में आज उदासी सी थी। फूल मुरझा चुके थे, घास मरी हुई लगती थी। नफीसा की स्याह आंखों में खालीपन सा था। उम्र का दर्द ठीक होने की बजाय बिगड़ता जा रहा था कि इसमें कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही थी। वो ये घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन पहले उम्र की सर्जरी करवानी थी। वो अपनी सोचों में इतनी मगन थी कि उनका उम्र के आने का भी पता न चला। वो आकर उनके सामने रखी छोटी सी कुर्सी पे बैठ गया था। वो गपलू सा बच्चा मुरझाया हुआ लगता था। अम्मा, क्या मैं मर जाऊँगा? उम्र की आवाज़ नफीसा को अपने आवाज़ में लाई थी। नहीं मेरा बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुमसे किसने कहा ये सब? आजकल उमर ऐसी बातें करने लगा था कि नफीसा उसकी बातें सुनकर मज़ीद दुखी हो जाती।
नहीं अम्मा, मैं मर जाऊंगा। मुझे पता है, अक्सा के अब्बा ने कहा है मुझे कि अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं करेगा, क्योंकि मेरी माँ एक बुरी औरत है और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी बात कर गया था। नफीसा जहाँ थी वहीं सुन सी हो गई थी। क्या ये है वो ज़िंदगी जो वो उम्र को देगी? अब मैं एक बात बोलूँ? वो माँ को खामोश देखकर एक बार फिर बोला था। नफीसा ने नम आंखों से इस बात में सर हिलाया था, कुछ बोली नहीं थी। मुझे मरना नहीं अम्मा, प्लीज़, मैं अपने स्कूल जाना चाहता हूँ। दोबारा आप मुझे बचा लेंगी ना? वो मासूमियत से पूछ रहा था। उन्होंने उठकर उमर को अपने सीने से लगा लिया था। हाँ, मैं सब कुछ करूँगी तुम्हारे लिए, किसी भी तरह कुछ भी करके बचा लूँगी तुम्हें। तुम नहीं मर सकते उमर, मैं तुम्हें नहीं मरने दे सकती। अल्लाह तुम्हें बचा लेगा, वो मुझे बेआसरा नहीं छोड़ेगा। वो ज़ारो कतार रोते हुए उमर को चूमती जा रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चंद लम्हे बाद उमर से दूर होते हुए दरवाज़ा खोलने चली गई थी। सामने जरी को देखकर उनका दिल फिर से भर आया था। वो जरी को अंदर आने का मौका दिए बगैर उनके गले लगती फूट फूट कर रोने लगी थी। जरी, मेरा उमर, मेरा बच्चा, मैं उसको नहीं खो सकती। प्लीज़ कुछ करो, कुछ बताओ मुझे, कोई हल बता दो, कोई मशवरा दो, मैं क्या करूँ? नफीसा, क्या हो गया? हिम्मत करो, अल्लाह है, वो हमारी मदद करेगा। तुम अंदर तो चलो, देखो इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी बहन, वो उनको रोता देख बौखला सी गई थी। लोग उनके दर पर जमा होने लगे थे। किसी की बेबसी से बेहतर तमाशा भी भला कोई हुआ है? एकदम नफीसा उससे अलग हुई थी। वो 2 कदम मजीद आगे आई थी और उस मजमे पे कहर भरी नज़रें डालती बुलंद आवाज़ में कहने लगी थी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती जालमो? मेरे बाप ने तुम लोगों को कुरान पढ़ाया, तुम लोग मेरे बच्चे को मारते हो। मेरे बाप के बाद मैंने तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, तुम लोग मेरे बच्चे को गालियाँ देते हो, उसको ऐसे ऐसे घटिया लफ्ज़ बोलते हो कि मेरी भी रूह काम जाए। तुम लोग मुझे सताते हो, मेरे बच्चे पे जुल्म करते हो। खुदा का खौफ करो लोगों, किसी को इतना ना सताओ कि उसका सबर जवाब दे जाए। तुम लोग क्यों पड़े हो मेरे पीछे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरे किरदार पे उंगली उठाते हो, जबकि तुम सब गवाह हो इस बात के कि मेरा किरदार साफ है, मैं पाक हूँ। तुम सबको मार दूंगी मैं, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं आग लगा दूंगी तुम्हारे घरों को, तुम्हारे बच्चों को, किसी को नहीं बख्शूंगी। वो अभी मजीद कुछ कहती जब जरी का शौहर उन सब के दरमियान रास्ता बनाता नफीसा के करीब आकर रुका था और उनके बाजू से पकड़कर उनको अंदर ले गया था। वो खुद भी चीख चीख कर हाँफ चुकी थी, तभी खामोशी से उनके साथ खिंचती चली गई। जैसे वो अंदर पहुंची, सामने का मंजर देखकर उनका हाथ बेख्तियार अपने दिल के मकाम पे गया था। उमर उस छोटी सी कुर्सी पे नहीं बैठा था, वो मुंह के बल घास पे बेहोश पड़ा था। रहमान ने भागकर उसको अपनी गोद में उठा लिया था और डॉक्टर को दिखाने भागा था, जबकि नफीसा अब भी साकित सी घास के उस टुकड़े को देखती जा रही थी जहाँ उमर गिरा था। जरी दुख से नफीसा को देख रही थी, वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। जरी, रहमान भाई से बोलो मेरी टिकट्स करवा दें, मैं इसी हफ्ते उमर को लेकर अमेरिका जा रही हूँ। जरी को उनकी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी। तुम्हारा और उमर का वीज़ा, वो सब कैसे होगा? क्या तुम नहीं जानती कि मैं एक अमेरिकी शहरी हूँ? वो अब कुछ देर पहले अपने दरवाजे पे खड़ी चीखती रोती हुई नफीसा नहीं थी, ये हाई कोर्ट में खड़ी तरह तरह के मुजरमों को डील करने वाली, अपने दलाइल से सामने वालों को चारों शाने चत करने वाली बैरिस्टर नफीसा हयात थी। और केस उसका क्या होगा? नफीसा को उमर हयात से ज़्यादा अजीज़ कुछ नहीं है। उनकी आवाज़ सपाट थी, किसी भी किस्म के जज्बे से आ रही। वो कहती अंदर जा चुकी थी और जरी एक बार फिर उस आधी उजड़ी घास पे तन्हा रह गई थी। हाले जब से आई थी जले पैर की बिल्ली की तरह अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। उसने हारून को कॉल करके सब बता दिया था। हारून ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो अपनी माँ को आने से रोक लेगा, और वाकई यही हुआ था। अम्मा उसको सलवाते सुनाती अपने कमरे में जा चुकी थी। महर काफ़ी देर से बेड पर बैठी उसकी बेचैनी नोट कर रही थी, लेकिन खामोश थी। वो चाहती थी हाले खुद बताए। हाले, क्या हुआ है? कोई मसला है? यहाँ आओ मेरे पास, आखिरकार उसने पूछ ही लिया था। आप ही, बहुत बड़ा मसला हो गया, बस पापा का वेट कर रही हूँ, वही हैंडल कर सकते हैं ये मसला। वो सख्त परेशान थी। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतनी परेशान हो? और अगर कोई मसला है भी तो मुझे बताओ, हसीना ने कमरे में दाखिल होते पूछा था। कुछ नहीं अम्मा, आप रहने दें। हाले, बता दो ना मामा को। बाबा भी तो मामा को ही बता देंगे, वो जब तक नहीं आते मामा से शेयर कर लो, या मुझे बता दो। महर की फ़िक्रमंद सी आवाज़ आई थी। ना, तुम मुझे ये तो बताओ ना ज़रा कि तुम ये हारून के साथ रोड नापना कब छोड़ोगी? जब नवाल आकर तुम्हारे सर पे हारून के नाम की चादर डाल देगी तब, या फिर जब पूरा ख़ानदान बातें बनाना शुरू कर देगा तब? अम्मा को असल केस तो अब याद आया था। महर ने ड्राई फ्रूट्स का बाउल अपनी गोद में रख लिया था। वो जानती थी अब क्या होगा। अम्मा, मैं हारून से शादी नहीं करूँगी, वो अपनी तमाम हिम्मत मुजतमा करती बोली थी। अच्छा तो फिर बुलाओ मलका एलिज़ाबेथ के बेटे को, उससे तो कर लोगी ना। उन्होंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया था, जबकि महर की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो जानती थी हाले ऐसा मजाक नहीं करती।
अम्मा मैं सीरियस हूँ, मैं हारून से शादी नहीं करूँगी, वो बस दोस्त है मेरा और वही रहेगा। अब क्या उन्होंने ठहर के उसको देखा था, उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो पहले कभी उनको महसूस नहीं हुआ था। तो फिर किससे करोगी? उन्होंने संजीदगी से सवाल किया था। सफ़ीर से, मैं सफ़ीर से शादी करूँगी। क्या बकवास है ये, मुंह बंद रखो अपना, किसी ने सुन लिया तो गज़ब हो जाएगा। वो गुस्से से चिल्ला कर रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ महर को अपनी सांस सीने में अटकती महसूस हुई थी। उसने अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस की थी। उसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो चुका था। उसका दिल चाहता वो उठकर हाले के मुँह पे हाथ रख दे, लेकिन उसकी टांगों में जान नहीं थी। अम्मा क्या हो गया आपको? इसमें बकवास वाली क्या बात है? मैं उनको पसंद करती हूँ और वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, उन्होंने खुद कहा है ऐसा, वो झुंझलाते हुए बोली थी। महर का पूरा वजूद जलजलों की जद में था, उसका जिस्म कांप रहा था। उसके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, वो भी शादी, वो भी मुझसे शादी। उसका जहन इस जुमले पे अटक गया था। हाले दूर रहो मेरी नज़रों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, मेरे सामने मत आना। वो धाड़ते हुए उंगली उठाकर उसको बाहर जाने का कह रही थी। अम्मा मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पसंद की शादी मेरा हक है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मेरी जगह आप ही होती तब तो आप कुछ भी नहीं कहती। उन्हें माँ के लिए दुख से कह रही थी और सारा मसला तो यही था, उसकी जगह महर माँ को होना चाहिए था। हाले फरवा कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाएगी। वो ये नहीं कह सकी कि फरवा सिर्फ महर को अपनी बहू बनाएगी। वो कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेगी, उसको नफ़रत है। वो ये नहीं कह सकी कि उसको सिर्फ महर से मोहब्बत है। तुमसे मेरी बच्ची, ये तुमने खुद को कहाँ फंसा दिया, ये तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया तुमने? वो सर दोनों हाथों में गिरा सोफे पर ढह सी गई थी, उनकी आवाज़ शिकिस्त खोरदा सी थी। आप समझाइए ना अम्मा, कुछ अच्छी जान ऐसी नहीं है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वह महर के करीब आ गई थी। महर ने खाली खाली आंखों से उसको देखा था। एसी की ठंडक के बावजूद उसके माथे पे पसीना आ गया था, उसकी ज़बान मफलूज हो गई थी। वो बिना कुछ कहे बेड से उठी थी, उसके कदम लड़खड़ाए थे। हाले ने फ़ौरन उसको सहारा देने को हाथ बढ़ाया था। महर ने उसका बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इन्हीं लड़खड़ाते कदमों और कामते वजूद के साथ बाहर निकलती चली गई। ये भी नाराज़ हो गई यार, मैं आपको बताने वाली थी, आप ही मेरी बात तो सुन लें आप ही। पीछे हाले उसको आवाज़ें देती रह गई थी। उसको लगा था महर उससे नाराज़ है क्योंकि उसने सफ़ीर के बारे में उसको नहीं बताया। आगाही से पहले का दौर कितना हसीन होता है ना। मगरिब को कज़ा हुए कहीं साहतें हो चुकी थी। हाले अपने कमरे में बैठी थी जब उसको मिराज साहब की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसके दिल को जैसे चैन आ गया तो वो भागते हुए नीचे गई थी। अभी उन्होंने गाड़ी पोर्च में खड़ी ही की थी। हाले आमते हुए उनके करीब आई थी। उसका सांस फूला हुआ था। मिराज ने उसको अचंभे से देखा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सांस क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? उन्होंने उसको देखते हुए सवाल किया था। मुझे आपसे बात करनी है बाबा, बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन यहाँ नहीं, मेरा मतलब घर पे नहीं, कहीं बाहर। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। अच्छा चलो बाहर पार्क में चलकर बात करते हैं। हाले ने इस बात में सर हिलाया था। मिराज दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। हाले उनसे 2 कदम के फासले पे उनके पीछे चल रही थी। पार्क यहाँ से 10 मिनट की वॉक पे था। उन 10 मिनट में उन्होंने हाले से छोटी छोटी कई मुख्तलिफ बातें कर ली थी। पार्क पहुँच के वो हाले के साथ एक खाली बेंच पे बैठ गए थे। पार्क में इस वक्त रश हो गया था। बच्चे अपने वालिदैन का हाथ पकड़े यहाँ से वहाँ उछलते कूदते फिर रहे थे। कुछ नौउम्र लड़के लड़कियाँ झूले झूल रहे थे तो कुछ अपनी फैमिली के साथ नरम नरम सी घास पे दरी बिछाए खुशगपियों में मसरूफ़ थे। हाले को बेख्तियार उन सब पे रश कहा था। वो सब कितने पुरसुकून थे। तो तुम हारून से शादी नहीं करना चाहती? मिराज ने बात का आगाज़ किया था। हाले जो कि गर्दन मुड़े किसी उम्र रसीदा कपल को देखने में मशगूल थी, करंट खाकर मुड़ी थी। उसकी आंखों में बेतहाशा हैरत थी। आपको कैसे पता? वो अपनी हैरत छुपाती बामुश्किल बोल पाई थी। सिंपल, उन्होंने कंधे अचकाए थे। आज शाम नवाल हारून का प्रपोजल लेके आने वाली थी, लेकिन तुमने हारून से कहकर उनको आने से मना कर दिया। तुम्हारी अम्मी यानी कि हमारी बेगम ने हमें कॉल करके ये बता दिया कि तुम नहीं चाहती कि हारून की अम्मी आज घर आएँ। तुमने 4 घंटों में 9 बार मुझे कॉल करके पूछा है कि मैं कब आ रहा हूँ और तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। और आखिरी बात, वॉक के दरमियान तुम्हें 2 बार हारून की कॉल मौसूल हुई, लेकिन तुमने रिसीव नहीं की। सो मेरे हिसाब से तो यही बात है, लेकिन अगर कोई और बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। बाबा आई एम श्योर आप किसी बंगाली बाबा से क्लासेस ले रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि ये सब आपकी ऑब्जर्वेशन है। आई कांट बिलीव इट यार, आपको कैसे पता होता है हमेशा? मिराज उसकी बात पे दिल खोल कर हंसे थे। उनको हंसता देख हाले भी मुस्कुरा दी। खैर मुझे ये बताओ, तुम इनकार क्यों कर रही हो? वजह कौन है? वो अब असल मौजू की तरफ आए थे। आपको ये पूछना चाहिए कि वजह क्या है। वो क्या पे ज़ोर देती बोली थी। तुम्हें लगता है मैं इस वक्त टाइम वेस्ट करने के मूड में हूँ? मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज़ हूँ बेटा। मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है, मुझे अपनी दवाई लेनी है, लेकिन मैं ये मसला हल करके ही यहाँ से उठना चाहता हूँ।
तुम्हारी 9 कॉल्स ने मुझे बेइंतहा परेशान किया हुआ है, इसलिए मैं क्या के चक्कर में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताओ वजह कौन है? वो रसान से कहकर सवालिया नज़रों से हाले को देखने लगे। हाले बगैर कुछ कहे वहाँ से उठी तो और पार्क में मौजूद छोटे से फूड पॉइंट की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक पानी की बोतल, 2 शुगर फ्री बिस्किट्स के पैकेट्स और एक एनर्जी ड्रिंक था। उसने करीब आकर खामोशी से सारी चीज़ें लकड़ी के उस बेंच पे रख दी थी। खुद अपने बैग में कुछ ढूंढने लग गई थी और फिर अगले ही सेकंड उसके हाथ में कुछ टैबलेट्स थी। उसने बिस्किट का पैकेट खोला और एक बिस्किट निकाल कर उनके हाथ में दिया था। वो भी बगैर कुछ कहे खाने लगे थे। अगले कुछ मिनट्स में उन्होंने सारे बिस्किट्स खा लिए थे। अब उसने कुछ टैबलेट्स उनकी हथेली पर रखी थी और पानी की बोतल खोलकर उनके सामने की थी। उन्होंने इसी खामोशी के साथ उनको निकल लिया था। तुमने ये दवाइयाँ अपने साथ रखती हो? उनको खुशगवार हैरत हुई थी। बाबा, मेरे लिए आप और आपकी सेहत सारी दुनिया से ज़्यादा अहम है। सारी दुनिया जाए बाहर में, अगर हाले के साथ मेराज सुल्तान है तो उसको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा सपोर्ट सिस्टम है बाबा, आप मेरे दोस्त हैं, आप हाले की जान हैं। वो उनकी आंखों में देखती उनको बावर करवा रही थी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें अब मेरी सपोर्ट चाहिए होगी, इसीलिए कर रही हो ना ये मेलो ड्रामा। लेकिन बेटा, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैं वैसे भी तुम्हें सपोर्ट करता। तुमने ख्वामखा अपने पैसे ज़ाया कर दिए। जब इंसान का बैंक अकाउंट खाली होने वाला हो तो उसको पैसे खर्च करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। वो दबी दबी से मुस्कुराहट के साथ बोले थे, लेकिन हाले नहीं मुस्कुरा सकी। वो अब भी संजीदा थी। वजह सफ़ीर सुल्तान है बाबा। वो नाखून से बेंच की नम लकड़ी को खुरचती काफ़ी देर तक बात बोली थी। वो उनकी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन वो जानती थी वो चौंके थे। वो वजह है या मोहब्बत? और अगर मोहब्बत है तो एक तरफ़ा है या वो भी यही सब महसूस करता है? वो खुद को संभाल चुके थे, तभी नॉर्मल से लहजे में पूछ रहे थे और फिर हाले ने उनको सारी कहानी बता दी थी। आखिर में उन्होंने एक गहरी सांस भरी थी और उसकी तरफ देखकर बोले थे, तुमने शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है बेटा। वो औरत परवाह, वो एक चलता फिरता फितना है। जान दे देगी लेकिन मानेगी नहीं। खैर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बस मैं बाबा से बात कर लूँ। एक बार मुझे पता था आप मान जाएंगे। और रही चची जान तो उनको सफ़ीर देख लेंगे। वो चहकती हुई बोली थी और बेंच से उठ खड़ी हुई थी। एक और बात बाबा, आज शाम ही मैंने आपके अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाल लिए थे और उनको अपने अकाउंट में डलवा दिया था। उनकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। तुम्हें मेरा कोड कैसे पता चला? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आपके ATM का कोड मेरा नाम है। वो तपाने वाली मुस्कुराहट से बोलती आगे बढ़ गई थी। मैं तुम्हें सू करूँगा हाले, वो पीछे से चिल्लाए थे। मोस्ट वेलकम बाबा, वो मुड़े बगैर बोली थी। सुल्तान मंजिल में ऐसा बोझल सन्नाटा था कि दिल को चीरे जाता था। महरमा जब से हाले के कमरे से निकली थी, अपने कमरे में जाके बंद हो गई थी। उसके कान साए साए कर रहे थे। हाले की बातें उसके जहन से चिपक के रह गई थी। उसको अपना दिल दर्द से फटता महसूस हो रहा था। वो रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें खुश्क थी। वो काफ़ी देर से सिंगल सोफे पे एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी जब उसके कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन है? उसने बैठे बैठे पूछा था। आप ही मैं हूँ हसन, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मैं बोर हो रहा हूँ। वो चुड़ैल बाबा के साथ अकेली चली गई, मुझे पूछा भी नहीं। हसन, इस वक्त जाओ यहाँ से प्लीज़, मुझे नींद आ रही है, डिस्टर्ब ना करो। वो रंधी हुई आवाज़ में बोली थी। आप ही मैं बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, प्लीज़ आने देना। हसन, जाओ यहाँ से, मुझे तंग ना करो। जी आप ही, जैसा आप कहें। वो मुँह बसूरे खामोशी से चला गया था। महरमा उस वक्त कम अज़ कम किसी के नखरे नहीं उठा सकती थी, ये तय था। वो दोनों उस वक्त शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। ये दावत सफ़ीर के वापस आने की खुशी में थी। फरवा आज सफ़ीर से महर के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सफ़ीर को यहाँ बुलाया था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद वो अब असल मुद्दे पे आई थी। सफ़ीर, मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। तुम्हारा करियर सेट हो गया, तुम अपने कदमों पे खड़े हो, तुम्हारी एक पहचान है। अब तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? वो खाना खा चुकी थी और मुकम्मल तौर पर सफ़ीर की तरफ मतवज्जे थी। सफ़ीर ने चावलों का चम्मच मुंह में डाला था, उनको अच्छी तरह चबाया था। सामने पड़ा पानी का गिलास उठाकर 2 घूंट पानी पिया, इसके बाद बोलना शुरू किया था। मैं भी आपसे यही बात करना चाहता था। मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और अब तो आप भी यही चाहती हैं। फिर बताइए कब बात कर रही हैं आप बड़ी अम्मी से? वो मेज़ पे आगे को होकर अपनी माँ की आंखों में देखता सुकून से पूछ रहा था। भाभी से मेरी बात हुई है इस बारे में। वो महर को जल्द रुखसत करना चाहती हैं। वही देसी माएँ जिनको लगता है बेटी अगर 24 का हिंसा पार कर चुकी हैं तो अब बस उसकी शादी कर दो। उनको ये नहीं पता होता कि लाइफ तो अभी शुरू हुई है, अभी तो बेचारी लड़की को अपने लिए वक्त मिला है। लेकिन खैर, वो हाथ झुलाते हुए कह रही थी, महर के लिए इकराम का रिश्ता आया था, मैंने भाभी से कहा है कि उनको मना कर दे। लेकिन क्यों? इकराम बहुत अच्छा लड़का है, जर्मनी में अच्छी जॉब है, अपना घर है, ये रिश्ता तो परफेक्ट है महर के लिए। आप लोगों ने महर से पूछा है या फिर खुद ही इनकार कर दिया?
उसके अब्रू तफक्कुर से इकट्ठे हुए थे। उसके लहजे में सादगी थी, फिक्र थी, जबकि फरवा के चेहरे का रंग एकदम बदला था। क्या बकवास कर रहे हो? मेहर का रिश्ता उससे कैसे कर सकते हैं? उसकी शादी तो तुमसे होगी, इसीलिए तो इनकार किया उनको। व्हाट द हेल मम्मी, वो चिल्लाया। आसपास टेबल पर बैठे लोग उनको देखने लगे थे। सफ़ीर ने एक तहराना नज़र उन सब पे डाली थी और अपनी आवाज़ ज़रा हल्की कर ली थी। मैं मेहर से शादी नहीं कर सकता। मैंने कभी उसको ऐसी नज़र से देखा ही नहीं है। आपको चाहिए कि सोच समझ कर बोलें। वो दबा दबा सा घबराया था। सफ़ीर, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत घटिया है। क्या हो गया है तुम्हें? वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, तुम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और रही बात नज़र की, तो मर्द की नज़र का क्या है, बदल भी सकती है। तुम उसको अब अपनी फ्यूचर वाइफ की नज़र से देखना शुरू कर दो, क्योंकि मेहर के अलावा मेरी बहू और कोई नहीं बनेगी। वो कुर्सी की पुछ से टेक लगाए चमकती आंखों से कह रही थी, जैसे सफ़ीर के इनकार उनके लिए कोई अहमियत ही न रखता हो। ये आप क्या कह रही हैं? मेहर मेरे लिए बहनों जैसी है मम्मी। वो मेरी दोस्त है, कज़न है, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं उससे शादी कर लूँ। ये कभी भी नहीं होगा मम्मी, नेवर। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारी बड़ी अम्मी से बात करूं। वो क्या था, बताना पसंद करोगे? वो सरसी आवाज़ में बोली थी। मम्मी, मैंने हाले के हवाले से बात करने को कहा था। वो हाले पे जोर देते हुए बोला था। फरवा जहाँ थी वहीं सुन हो गई थी, गोया बर्फ़ का मुजस्मा बन गई हो। उसका रिश्ता तो हारून से होने वाला है। आज नवाल आने वाली थी, मैंने तुम्हें कॉल करके बताया तो था, तुम शायद भूल गए हो। वो थोड़ी देर बाद संभल कर बोली थी। आने वाली थी लेकिन नहीं आई और ना ही अब आएगी। इसलिए आप मम्मी, आप कल तक बड़ी अम्मी और तायाबू से बात करेंगे और इस अमर को यकीनी बनाएंगे कि हाले सुल्तान सफ़ीर सुल्तान की है हमेशा के लिए। तुम्हें आखिर मेहर से मसला क्या है? उसमें क्या कमी है? मुझे यकीन है तुम बस वक्ती तौर पे हाले से मुतासिर हुए हो और कोई बात नहीं। तुम कुछ दिन मज़ीद सोचो इस बारे में, हम कुछ दिन बाद बात करेंगे जब तक तुम्हारी राय बदल चुकी होगी। मम्मी, ये मेरी राय नहीं है, मोहब्बत है। आई मीन लव विद हर। और मोहब्बत नहीं बदलती। आप मुझे कुछ दिन नहीं, कुछ साल भी मज़ीद दे दे, मैं तब भी उसी का ही नाम लूँगा। आप मेरा फ़ैसला नहीं बदल सकती। और रही बात मेहर की, तो इसमें कोई ख़ास खामी नहीं। वो बस इस खाके में फ़िट नहीं होती जो कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर के लिए बनाया है। वो बहुत प्रैक्टिकल है। मैं इस रोबोटिक ज़िंदगी से बेजार हूँ मम्मी। मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी ज़िंदगी में रंग भर दे, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और आप जानती हैं मेहर को, वो कितनी दबोसी है। कोई ऐसी हो जो मेरी ना को हाँ में बदलना जानती हो, जो मेरी गलत बात को गलत कहने का हौसला रखती हो। कोई ऐसी हो जो अपना और मेरा सोशल सर्कल मेंटेन करना जानती हो, जो मुझसे ज़िद करे, बातें मनवाए। मैं अब कोई टीनेजर नहीं हूँ जो जज्बात में आकर फैसला कर रहा हूँ। मैंने हर पहलू पे सोचा और बहुत सोच समझ कर ये नतीजा निकाला है कि मेरी बीवी बनने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए वो बस हाले में है। और अगर ना भी होती तो मैं तब भी उसी से शादी करता, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आई होप अब आप समझ गई होंगी। मैंने तुम्हारी पूरी तकरीर सुनी, लेकिन कोई भी बात मुझे ऐसी नहीं लगी जिसकी वजह से मैं इस रिश्ते के लिए मान जाऊं। तो मिस्टर सफ़ीर सुल्तान, तुम्हारे से मोहब्बत करो या कुछ भी, मैं उससे नफरत करती हूँ। मैंने आधी ज़िंदगी नगीन को बर्दाश्त किया है, अब बाकी की आधी ज़िंदगी उसकी कार्बन कॉपी को नहीं बर्दाश्त करूँगी। वो लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी, ये बात तुम लिख के रख लो। वो अब पर्स उठाकर खड़ी हो गई थी। और अगर बनी तो मैं उसको कभी कबूल नहीं करूँगी। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। वो कहती वहाँ से निकलती चली गई थी। पीछे सफ़ीर ने गहरी सांस भरी थी और बुड़बुड़ाया था। उसने घी सीधी उंगली से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं अपना तरीका आजमाऊंगा। हाँ, मैं यही करूँगा। उसने आसूदगी से आंखें मूंद ली थी। यह सुबह सुल्तान मंजिल के कुछ मकीनों के लिए बहुत खुशगवार थी, तो कुछ के लिए उतनी ही घुटनज़दा। हसीना सारी रात बेचैन रही थी, क्योंकि मेहर बेचैन थी। वो रात से अब तक उसका सामना नहीं कर पा रही थी। मेहर उनको अजीज़ थी, बेहद अजीज़। वो उसकी खातिर अपनी सगी औलाद को भी पीछे कर देती थी। मेहर के आने आगे उनको कुछ नहीं दिखता था। नाश्ते की मेज़ पे सारा घर जमा था, सिवाय मेहर माँ के। वो रात से अपने कमरे में ही बंद थी। हाले उसकी गैर मौजूदगी महसूस कर चुकी थी, तभी बेदिली से चंद लुक़मे जहर मार करके उठ गई थी। अब वो मेहर के कमरे के बाहर खड़ी दस्तक दे रही थी। थोड़ी ही देर में मेहर ने दरवाज़ा खोल दिया था। हाले खामोशी से अंदर आ गई थी। मेहर उसको नज़रअंदाज करके अलमारी में मुंह दिए खड़ी थी। हाले ने नरमी से उसका बाजू थामा था और उसको अपने साथ सोफे पर लाकर बिठाया था। आप ही हमें बात करनी चाहिए। कल शाम जो कुछ भी मैंने कहा, मैं इस बारे में आपको शुरू से ही सब बताना चाहती हूँ। आप मुझसे बदगुमान ना हो बस। मेहर खामोशी से उसको देखती रही। उसका दिल चाहता वो हाले को बता दे कि वो सफ़ीर को कितना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। और फिर हाले ने उसको शुरू से आखिर तक सब बता दिया था कि किस तरह सफ़ीर ने उसे शादी के लिए पूछा और कब हाले को उससे मोहब्बत हुई। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो एक बिन मांगी दुआ की तरह मिल गया मुझे। मैंने तो सारी ज़िंदगी उसी के लिए मिलने की दुआ की थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे हमेशा यही लगा कि मैं बस उनको पसंद करती हूँ।
मुझे तो 16 साल की उम्र से पता था कि मैं बस उसी से इश्क करती हूँ। मैं तो तब से उसे चाहती हूँ जब मुझे मोहब्बत के मायने भी नहीं पता थे। हमारी तो पसंद नापसंद भी एक दूसरे से काफ़ी अलग है। हमारे नज़रिए में, हमारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन देखिए फिर भी हम एक होने वाले हैं। मैंने अपना नज़रिया, अपनी पसंद नापसंद सब उसी से तो जोड़ लिया था। मेरी सोच को मैंने उसी तक महदूद कर लिया, लेकिन वो मुझे फिर भी नहीं मिला। आप ही, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत करते होंगे, मेरे लिए फीलिंग्स रखते होंगे। जब उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज लाइक, क्या इन्होंने वाकई मेरा नाम लिया? वो एक जज़ब के आलम में कह जा रही थी। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि वो मेरे अलावा किसी से मोहब्बत कर सकता है। जब से मैंने तुम्हारे मुँह से उसका नाम सुना, आई एम शॉक्ड। आई एम लाइक, क्या तुम ना वाकई उसका नाम लिया? वो बस अपने दिल में ही कह सकी थी। हाल अगर तुम दोनों अलग हो गए, मेरा मतलब किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता उनसे ना हो सका, तो उसके अंदर एक मोहम सी उम्मीद जागी थी कि शायद हाले अभी उससे इतनी अटैच ना हुई हो, शायद अभी उसकी मोहब्बत ने उन बुलंदियों को ना छुआ हो, शायद अभी उस मुहीब अंधेरे में कोई उम्मीद का दिया रोशन हो सकता हो। मैं मर जाऊंगी आप पे, हाले मर जाएगी। सफ़ीर के बगैर उम्मीद का टिमटमाता दिया बुझ गया था, तो अब एहसास हुआ है कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अब उनसे अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं, चची जान की वजह से, है ना? उनको सफ़ीर संभाल लेंगे, वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। महर मुस्कुरा भी न सकी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, उसने भारी दिल से दुआ दी थी। कर्ब सा कर्ब था। दादा जान, मैं आ जाऊँ? वो उनके कमरे के अधखुले दरवाजे पे दस्तक देता अपनी मखसूस मुस्कुराहट से पूछ रहा था। मेरा साहब, मेरे जिंद दी वजह, मेरे जिन्नत दी वजह तू है। आते मिड आ ठरे, मेरी सांस, मेरे जीने की वजह तुम आओ तो मेरे दिल को ठंडक मिले। वो उनके करीब बेड पे बैठ गया था। कंपनी का हालात हाजरा, नफ़ा नुकसान, सियासत पे नज़र सानी, बढ़ती महंगाई पे अपनी तजवीज़, इन सारे मौज़ूआत पे बहस के बाद वो असल मुद्दे पे आया था। मम्मी चाहती है मैं शादी कर लूँ, वो गला खनखारते बोला था। और तुम क्या चाहते हो? चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन एक मसला है, मैं मम्मी की पसंद से शादी नहीं कर सकता। मैं कहीं और इंटरेस्टेड हूँ। आसान हल है, उसको भूल जाओ, क्योंकि फरवा कभी हाले के लिए नहीं मानेगी। उन्होंने उसके सर पे धमाका किया था। आप जानते हैं, उसको हैरत नहीं हुई थी, वो बस सादगी से पूछ रहा था, क्या मुझे नहीं जानना चाहिए? आप मम्मी से बात करें ना, वो आपको मना नहीं कर सकती। आप जानते हैं मैं हाले को बहुत पसंद करता हूँ। मम्मी ने उससे खामखा का बैर बांध लिया है। हाले तो बच्ची उल्टा सीधा बोल देती है, वो बड़ी हैं, दरगुजर कर लें, लेकिन नहीं, उन्होंने तो इस बात को ईगो का मसला ही बना लिया है। वो जैसे बेबस सा कह रहा था। वो इस फैमिली पॉलिटिक्स से बहुत दूर था। देखो बच्चे, हाले मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मैं उसको यूं ही किसी के सर पर मुसल्लत नहीं कर सकता। फरवा को खुद आकर मुझसे बात करनी होगी, बाकायदा तौर पे उसको मांगना होगा। लेकिन अब जब तुमने मुझसे मदद मांगी है तो मैं फरवा से बात करूँगा। लेकिन सफ़ीर, मेरी एक बात याद रखना, अगर हाले को नाखून के एक ज़रे जितनी भी तकलीफ़ हुई तो मेरा हाथ होगा और तुम सबका गिरेबान। याद रखना। नरम दो टोक लहजे में तनबीह की थी। यार, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हिटलर का जाननशीं हूँ मैं। मोहब्बत करता हूँ उससे, बहुत खुश रखूँगा उसको, बस मम्मी मान जाएं। एक बार वैसे एक बात बताइए, जिसकी आप इतनी साइड ले रहे हैं, वो खुद एक चलती फिरती आफत है। वो जो मेरी मम्मी को नहीं बख्शती, वो मुझे क्या छोड़ेगी? छोड़ देगी? सफ़ीर, अपनी औरत के लिए स्टैंड लेना सीखो। औरत चाहे जितनी मर्जी आफत हो, जितनी भी खुदसर हो, जितनी भी बहादुर हो, अपने मर्द की सपोर्ट के बगैर ज़्यादा देर तक सफ़र नहीं कर पाती। ये मुआशरा के लिए, औरत के लिए एक अजाब है। ये मर्दों का मुआशरा। हम चाहे जितने मर्जी मॉडर्न हो जाएं, जितना चाहे खुद को ग्रूम कर लें, अंदर से हमारी सतही सोच सतही ही रहेगी। हम एक मजबूत औरत को कभी कबूल नहीं करेंगे। इस मुआशरे को वो औरत चाहिए जो हर वक्त रोती धोती रहे, जो अपने हर फैसले के लिए एक मर्द की मोहताज रहे, जो शादी से लेकर बच्चे पैदा करने तक मर्द की मर्ज़ी से चले। ऐसे में अगर कोई औरत अपने हक़ के लिए बोलती है तो मुआशरा उसको बेहया, बदचलन और ना जाने किन किन अलक़ाबात से नवाजता है। ये मुआशरा एक मजबूत और ख़ुद मुख्तार औरत को झेल नहीं पाता। ऐसी औरत लोगों को खटकती है। और जिस औरत से तुम्हारा पाला पड़ा ना सफ़ीर, वो अपने हकूक़ भी जानती है और अपनी पावर भी। वो दब के चलने वाली नहीं है। वो खुद को तुम्हारे लिए कभी भी बेतौकीर नहीं करेगी। ऐसी औरत बुज़दिल मर्द के साथ गुजारा नहीं करती। उसके लिए स्टैंड लेना सीखो, वरना एक दिन उसको खो दोगे। दादा जान, आपने फेमिनिज़्म कब ज्वाइन की? बल्कि ज्वाइन क्या की, आपको तो लीडर होना चाहिए। इस मोमबत्ती माफिया का क्यों? सफ़ीर भाई, सही कहा ना मैंने? दादा जान के कमरे के अधखुले दरवाजे से झांकता हसन आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था।
सफ़ीर बेटा, ज़रा मेरी छड़ी तो पकड़ाना। कुछ लोगों के पढ़ निकल आए हैं, ऐसे गुस्ताख लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी होता है। जाओ बेटा छड़ी लाओ, वो बज़ाहिर बहुत संजीदगी से कह रहे थे। सफ़ीर बड़ी ताबेदारी से छड़ी लेने के लिए उठा था। ऐसे एक बात है सफ़ीर भाई, वैसे तो आपसे उठकर पानी नहीं पिया जाता, लेकिन जब मुझे मार्ग परवानी हो आपके 4-4 हाथ हो जाते हैं। और आप दादा जान, आप ज़रा मेरी इस हसीन शक्ल को गौर से देखिए, सेम टू सेम मैं राज सुल्तान की तरह दिखता हूँ, सगा पोता हूँ आपका, आपकी जायदाद का दौलौता वारिस। कुछ इज्जत करें यार मेरी भी। वो जैसे इल्तजा कर रहा था। सफ़ीर बेटा छड़ी कैंसिल, अब मुझे मेरे वो भूरे बूट उठा कर दो, मैं ज़रा चेक करूं अब भी पीठ पे निशान छोड़ता है या नहीं। जो हुक्म दादा जान। सफ़ीर फ़ौरन हुक्म बजा लाने को उठा था। वैसे भूरे बूट से याद आया, आपके वो गोल्डन ख़ानदानी जूते, वही जो आपको आपके अब्बा ने दिए थे, वो मेरी बहन ने बख्श को दे दिए। उसकी स्कूल की फेयरवेल थी ना, हसन चमकती आंखों से बता रहा था। सफ़ीर ने एक झटके से गर्दन मोड़कर उसको देखा था। दादा जान भी हैरत ज़दा थे। लेकिन मैंने तो उसको स्किन कलर के जूते लेने को कहा था। मेरे अब्बा के जूते तो डार्क गोल्डन थे, और मैंने उसको ये भी कहा था कि किसी को साथ ले जाए, उसको रंगों का पता नहीं चलता। अब उनको क्या पता डार्क गोल्डन को स्किन कलर बताने वाला हसन ही था। वो मारे हैरत के यही कह सके थे। अब पछताए क्या होत जब हाले ले गई बूट, वो अफसोस से बोला था। लेकिन बख्श तो जीन्स शर्ट पहन कर गया था ना, उसके साथ ऐसे रवायती जूते कौन पहनता है। सफ़ीर जैसे याद आने पे बोला था। बख्श कहता है मेरा अपना स्टाइल है, मैं दुनिया से हट कर चलता हूँ। जो काम दुनिया वाले करने से घबराते हैं, वही काम तो बख्श जब्बार नडर होकर करता है। वो बाकायदा बख्श की नकल उतारते हुए बोला था। उसके स्टाइल की तो ऐसी की तैसी, या अल्लाह, हाले वो मुझे मेरे अब्बा ने दिए थे, मैंने सफ़ीर के निकाह के लिए रखे थे। ये क्या किया तुमने बच्चे? आप कहें तो बख्श से वापस ले आऊँ? हसन चेहरे पर ज़माने भर की मासूमियत सजाते बोला था। अब क्या सफ़ीर सुल्तान एक मुलाजिम के उतरन पहनेगा? रहने दो, उसी के पास सफ़ीर के सर का सदका समझूंगा मैं। यूसुफ सुल्तान अपने जलाली मूड में आ चुके थे। तभी हसन ने वहाँ से खिसकने में आफियत जानी, जबकि सफ़ीर गुमसुम सा वापस अपनी जगह पर बैठ गया था। उसका गम दादा से बड़ा था। पहले फेवरेट शर्ट और अब दादा के ख़ानदानी जूते, जिनको पहनने का सफ़ीर को बचपन से ही शौक़ था। हाले सुल्तान ने उस पर अभी और कितने जुल्म करने थे। महरमा अपने कमरे की सारी बत्तियां बुझाए ठंडे फर्श पे अकड़ू बैठी थी, ऐसे कि बेड की पाइंती से टेक लगा रखी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, बाल बिखरे थे, हुलिया बेतरतीब, यहाँ तक कि कल से लेकर आज तक उसने कोई एक नमाज भी नहीं पढ़ी थी। अभी भी वो अपने ख्यालों में मगन थी जब उसके कमरे का दरवाज़ा धार से खोलते फरवा अंदर आई थी। मलगजे से अंधेरे ने उनका इस्तकबाल किया था। उन्होंने स्विच बोर्ड पे हाथ मारा तो सारे में रोशनी फैल गई। सफ़ेद रोशनी। महर ने बेख्तियार आंखों पे हाथ रखा था। ये रोशनी उसकी आंखों में चुभी थी। महरमा, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाले ने कल रात क्या बकवास की है? देखो, मुझसे झूठ बोलने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी जान मुझे सब बता चुकी हैं। अब कुछ बोलोगी भी या इसी तरह सोग मनाती रहोगी? उनके बस नहीं चलता था कि महर के हलक में उंगली डालकर सच का पता चला ले। जब सब कुछ पता है आपको, तो अब मुझसे क्या चाहती हैं आप? वो उसी तरह आंखों पर हाथ रख के बोली थी। परवा ने उसके करीब जाकर एक झटके से उसका हाथ आंखों से हटाता और उसका बाजू पकड़कर खड़ा किया था। मुझे पागल बनाना बंद करो महर। मैं नहीं जानती उसने क्या बकवास किया या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं ना तुम्हें इस तरह हारने दूंगी और ना खुद खामोश बैठूंगी। हाले और सफ़ीर कभी एक नहीं हो सकते, कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में तो नहीं। वो उसके पास बैठी घर आ रही थी। तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? गला दबा दूं अपनी बहन का? मार दूं उसको? वो गोया फट पड़ी थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। सारी ज़िंदगी मुझे सफ़ीर के ख्वाब दिखाए। आपने कहा सफ़ीर को ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद, मैंने अपनी ज़बान से ली। आपने कहा सफ़ीर को इंडिपेंडेंट और मर्दों के साथ काम करने वाली लड़कियां नहीं पसंद, मैंने जॉब छोड़ दी। हालांकि सफ़ीर को तो ऐसी ही लड़कियां पसंद थी। और हैं, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी, अपना जीना मरना सफ़ीर से जोड़ लिया। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो चीख चीख कर बोल रही थी। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया ममानी जान। आपने कहा सफ़ीर को मजहबी लड़कियां नहीं पसंद, मैंने नमाज़ें पढ़ना छोड़ दी। और जब कभी पढ़ती हूँ तब हमेशा ये देखती हूँ कहीं सफ़ीर तो घर पे नहीं, कहीं वो आ तो नहीं गए। मैंने तो खुदा को भी छोड़ा है सिर्फ सफ़ीर के लिए। मेरी तो ज़िंदगी की सारी इक्वेशन ही ख़राब हो गई। मैं स्क्वायर वन पे आकर खड़ी हो गई हूँ। मेरी लाइफ, मेरे गोल्स तो बस यही थे कि मैं सफ़ीर से शादी करूँगी और फिर मुझे अब्बा की मोहब्बत मिल जाएगी। उसका लहजा रंधा हुआ था। मैंने सिर्फ सफ़ीर नहीं खोया, मैंने यूसुफ सुल्तान भी खो दिया। सारी ज़िंदगी के लिए सब कुछ खो दिया मैंने।
मैं हर चीज़ का मदावा करूँगी मेरी जान, मुझे एक मौका दो। तुम हिम्मत क्यों हार रही हो? मैं हूँ ना, फरवा सुल्तान के होते हुए तुम क्यों परेशान हो रही हो? दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और की शादी सफ़ीर से नहीं होने दूँगी। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरती मोहब्बत से कह रही थी। अरे किस किस चीज़ का मदावा करेंगी आप? उसकी बुरी आंखों में तनपुर था। मैंने अपना खुदा छोड़ा है सफ़ीर के लिए, मेरा खुदा मुझे वापस कर सकती हैं आप? तो अपने थॉट्स ही क्लियर नहीं थे। कभी आपने मुझे दकियानूसी बना दिया तो कभी मॉडर्न, और मैं सफ़ीर की मोहब्बत में इतनी पागल थी कि आपकी हर बात पे अमल करती चली गई। वो बोल बोल कर हाम चुकी थी, तभी बेड पे गिरने के अंदाज में बैठ गई। ये सब हाले की वजह से हुआ है, तुम मानो या ना मानो, ये सब उसका किया धरा है। उसी ने सफ़ीर को कोई ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि उसको हाले के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मैं अगर उससे नफरत करती थी तो इसकी कोई वजह थी, लेकिन तुम उस नागिन को समझ ही नहीं सकी। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। मुझे मेरी बहन के ख़िलाफ़ मत करें, ये बेकार है। आपका ये हरबा मुझ पे असर नहीं करेगा। कोई भी बात या कोई भी चीज़ मुझे मेरी बहन से बदज़न नहीं कर सकती। ममानी जान, आपके लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाइए और मुझे अकेला छोड़ दें। वो अब संभल चुकी थी, तभी मतवाज़न लहजे में बोल रही थी, एक दिन आएगा महर जब तुम मुझ पे यकीन करोगी, मेरी बात मानोगी, मेरा कहा मानोगी। एक दिन आएगा। वो अजीब सी लहजे में कहती वहाँ से चली गई थी। महर ने कोई ध्यान नहीं दिया था, उसके पास अभी गम मनाने को और बहुत सी बातें थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं आप लोगों को गैप ना दूँ, टाइमली आप लोगों को नावल प्रोवाइड करूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चलता यार। रिकॉर्डिंग बहुत बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और मुश्किल है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है अलग से। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी देर सवेर तो हो ही जाती है। तो आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।